नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अक्षय's लर्निंग हब। मैं आपका दोस्त अक्षय लेकर आया हूँ आपके लिए एक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिव चैनल जहाँ हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ वेल नोन कंपनीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, सो कुछ गलती होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सबसे बेहतरीन डिटेल्स बहुत ही आसान और सरल शब्द में बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीडियो के साथ, जो है इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में। इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की कहानी के बारे में। 1.4 अरब से अधिक लोगों वाला ये देश भारत तेजी से एक ग्लोबल पावर में बदल रहा है। चलो एक्सप्लोर करते हैं भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री, की फैक्टर्स जो हमें ले चलते हैं भारत की ग्रोथ और फ्यूचर प्रेडिक्शंस की तरफ, जो बनाता है भारत को एक इकोनॉमिक जायंट। अगर आप इनोवेशन, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखते हो तो भारत का राइज एक एग्जाम्पल है जो शोकेस करता है उसकी टेस्टिमेंट टू रेजिलियंस एंड एम्बिशियस जर्नी। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी बिगन विद ग्रेट चैलेंजेस। कॉलोनियल रूल से लेकर इंडिपेंडेंस तक शुरुआती सालों में भारत का इनिशियल फोकस एग्रेरियन रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस पर ज़्यादा रहा। फास्ट फॉरवर्ड टू 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जहां भारत ने अपने दरवाजे ओपन करके ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को जन्म दिया और एक न्यू इंडिया का आगमन हुआ। ये क्रूशल मूवमेंट ने उन सारे रास्तों को ओपन कर दिया जिन वजह से इंडिया आज दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पॉइंट 1, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन। इंडिया का टेक रेवोल्यूशन उसके सबसे बड़े सक्सेस स्टोरीज में से एक रहा। एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ इंडिया आईटी सर्विसेज और इनोवेशन का ग्लोबल हब बन गया है। इंडियन टेक कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और स्टार्टअप जैसे जोमेटो और ओला ने दुनिया में अपना नाम बनाया। इनके अलावा इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चेस और मिशंस में बहुत प्रोग्रेस किया है, जो देश की टेक्निकल कैपेबिलिटीज को दिखाता। फैक्ट्स के हिसाब से इंडिया के पास आईटी प्रोफेशनल्स का एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसमें 4 मिलियन से अधिक लोग हैं। करंट इम्पैक्ट के अनुसार इंडिया का टेक सेक्टर जीडीपी में 8% का योगदान देता है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है। आने वाला समय एआई, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे ब्रेक थ्रूज के लिए होगा, जिससे इंडिया ग्लोबल इनोवेशन लीडर बन सकता है। इंडिया के स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नए सॉल्यूशंस डेवलप करने में आगे रहेंगे, जो हेल्थ केयर, फाइनेंसेस और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए इंडिया को अपने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, बल्कि ये ग्लोबल इनोवेशन का एक लीडर बनने की तरफ एक बेहतरीन कदम। पॉइंट 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया इस रोज अब एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल से गुजर रहा है, जिसमें रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल। गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट जैसे भारतमाला और सागरमाला कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का एम रखते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट देश के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को एनहांस किए जा रहा है, जिससे रूरल और अर्बन एरियाज के बीच सफर आसान हो जाएगा। वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट्स पोर्ट्स और शिपिंग को मॉडर्नाइज करने पर फोकस करता है, जिससे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस फास्ट होगा। इसमें बुलेट ट्रेन्स भी एक ओवरहॉल का हिस्सा है, जिससे हाई स्पीड रेल नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। ये ट्रेन सफर को फास्ट और कंफर्टेबल बनाएगी, जो कि बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज पर भी ध्यान दे रही है, जहां अर्बन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ताकि सिटीज को सस्टेनेबल और लिवेबल बनाया जा सके। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स भी देश के लोगों के लिए एक्सेस टू क्वालिटी हाउसिंग को बढ़ाने का एक बेहतर प्रयास है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे सोलर और विंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। इन सब इनिशिएटिव्स का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करना है। इससे जॉब क्रिएशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होगा।
स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 2025 तक $777 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की उम्मीद रखता है। प्रूफ्स की माने तो प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अटल टनल रीजनल इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि एक इकोनॉमिक जोन है, ना सिर्फ इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। अटल टनल, जो कि हिमालय में है, वो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करने में मददगार है और टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो। फ्यूचर डेवलपमेंट में आने वाले समय की बात करें तो अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ग्रीन एनर्जी ग्रिड्स को एक्सपांड करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करने में मदद करे। अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जैसे मेट्रो रेल सिस्टम सिटीज़ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए, जबकि ग्रीन एनर्जी ग्रिड्स रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट 3, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI की बात करें तो ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक क्रूशियल पिलर है, जिस वजह से आज देश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटबेड बन गया है। आखिरी कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स को लिबरलाइज किया है, जिसमें डिफेंस, एविएशन और रिटेल जैसे इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जो FDI इन्फ्लोज को एनकरेज कर रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं कि इंडिया ने FY 2021-2022 में $83 बिलियन का FDI अट्रैक्ट किया, जो इस दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बनता है। ये इन्वेस्टमेंट्स भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी और कंज्यूमर मार्केट की तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा दर्शाता है। न्यूज़ ये बताते हैं कि कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला और अमेजॉन ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करने में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिखाया है। एप्पल ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक्सपांड करने का प्लान बनाया है, जिससे लोकल जॉब्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। टेस्ला भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने की सोच रही है, जबकि अमेजॉन ने तो ई-कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का प्लान बनाया। प्रेडिक्शंस ये कहते हैं कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में FDI की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जो भारत की सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन सेक्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर और विंड एनर्जी न सिर्फ क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सब इनिशिएटिव्स से ये साफ होता है कि भारत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बन रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देगा। पॉइंट 4, स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आजकल थ्राइव कर रहा है, जिसमें 108 यूनिकॉर्न है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली अब ग्लोबल स्टार्टअप हब के रूप में जाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया ने एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल, मेंटरशिप और ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस देने में मदद की है। स्टैटिस्टिक्स की माने तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ इनोवेशन, आइडियाज और बिजनेस मॉडल्स को कैसे एम्ब्रेस किया जा रहा है। अगर प्रूफ्स को एग्जामिन करें तो कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, बायजूस और ओला ने न सिर्फ मार्केट को डिसरप्ट किया है, बल्कि इन्होंने इंटरनेशनल रिकग्निशंस भी हासिल की है। फ्लिपकार्ट ने इंडियन ई-कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म किया, वहीं जोमेटो ने फूड एंड रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को इवॉल्व किया। बायजूस ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में रेवोल्यूशन लाया, वहीं ओला ने ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी को रीडिफाइन किया। फ्यूचर डेवलपमेंट। आने वाले समय में इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे डीप टेक, फिनटेक और एडटेक नए यूनिकॉर्न्स और इनोवेशंस को फोस्टर कर रहे हैं। डीप टेक सेक्टर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर फोकस करते हैं, नए सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में मदद करेगी। फिनटेक, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के जरिए एनहांस करता है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए नए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लाए गए हैं। एडटेक, जो एजुकेशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आता है, नए लर्निंग मॉडल्स और एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करेगा। इसी तरह इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। पॉइंट 5, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड रूरल डेवलपमेंट।
अर्बनाइजेशन के बावजूद एग्रीकल्चर अब भी भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि ये लगभग 50% पॉपुलेशन को रोजगार देता है। ये सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो देश की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। रीसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का एम इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और रूरल इनकम्स को एनहांस करना है। इन रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट ने नए फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बेहद इंप्रूव करने में सपोर्टिव है। फैक्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया मिल्क, स्पाइसेस, पल्सेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये प्रोडक्शन ना सिर्फ देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 200 मिलियन टन से ज़्यादा है, जो कि देश के लिए एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स है। प्रूफ को एग्जामिन करें तो नए फार्मिंग टेक्नोलॉजीज जैसे प्रिसिशन फार्मिंग, ड्रोन्स और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके किसानों के काम को आसान बनाया जा रहा है। बेटर इरिगेशन सिस्टम से वाटर कंजर्वेशन होता है और क्रॉप यील्ड भी बढ़ता है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फार्मर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिलती है, जो उन्हें अचानक निर्माण हुए परिस्थितियों से प्रोटेक्ट करती है। इन सब इनोवेशंस ने रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है, जहां अब किसान नए तरीकों से काम कर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। प्रेडिक्शंस ये कहते हैं कि आने वाले समय में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एग्रीटेक सॉल्यूशंस और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस होने की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर और भी एफिशिएंट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनेगा। एग्रीटेक स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नए आइडियाज और सॉल्यूशंस लेकर आएंगे जो फार्मिंग को और सस्टेनेबल बनाएंगे। इससे रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिससे किसानों की लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होगी। इस प्रकार एग्रीकल्चर ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में मददगार होगा। देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने से हम ना सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का एक मुकाम भी पाएंगे। पॉइंट 6, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट्स। भारत के डिजिटल बैंकिंग रेवोल्यूशन एक गेम चेंजर साबित हुई है। प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई और गवर्नमेंट स्कीम जैसे जन धन योजना ने लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स में शामिल किया है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कैशलेस सोसाइटी बनाने में मदद कर रहे हैं। स्टैटिक्स की माने तो 2023 तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हर महीने 9 बिलियन से अधिक तक पहुंच चुकी थी। ये स्टैटिक्स ये दर्शाती है कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स का एडॉप्शन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ने सिर्फ छोटी पेमेंट्स को सिंप्लीफाई नहीं किया, बल्कि पूरी इकोनॉमी को कैशलेस बनाने का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी बनाया। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के कोलैबोरेशन ने इसको मास लेवल पे सक्सेसफुल बनाया। प्रूफ्स ये बताते हैं कि भारत का कैशलेस इकोनॉमी बनने का प्रयास डिजिटल पेमेंट्स के जरिए फिनटेक इनोवेशन में आगे बढ़ने का है। यूपीआई का सफल इंटीग्रेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ भारत की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़ते प्रभाव को दर्शाता है। बहुत सारी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जैसे गूगल पे और फोन पे भारत के फिनटेक इकोसिस्टम को एम्ब्रेस कर रहे हैं, जो इंडियन यूजर्स के लिए सीमलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करता है। करंट इम्पैक्ट, यूपीआई का इंटीग्रेशन अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुका है, जिसमें इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ भी शेयर कर रहा है। इससे भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत होगा और आने वाले समय में यहाँ नए और फिनटेक इनोवेशन एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, भारत अपने आप को एक ग्लोबल फिनटेक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करे। जनधन योजना के थ्रू रूरल और रिमोट एरियाज तक बैंक फैसिलिटीज पहुंचाई गई, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक मेजर स्टेप है। ये स्कीम्स देश के उन लोगों को बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करती है जो पहले फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स का हिस्सा नहीं थे। डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई जैसे टूल्स के थ्रू अब भारत के हर कोने कोने तक फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जा रही है, जो देश के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। फ्यूचर ग्रोथ, आने वाले समय में भारत
डिजिटल पेमेंट्स के सेक्टर में और भी एडवांसमेंट्स देखेगा, जहां टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस, एआई ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स में भी ग्रोथ हो। डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम्स ने न सिर्फ लोकल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया है, बल्कि भारत के फिनटेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के नजरों में भी हाईलाइट किया है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन भारत को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के रास्ते ले जा रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। आने वाले कुछ सालों में डिजिटल बैंकिंग के नए टूल्स और टेक्नोलॉजी से भारत की इकोनॉमी को और भी ज्यादा रैपिड ग्रोथ मिलेगी। पॉइंट 7, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इंडिया की यंग पॉपुलेशन उसके सबसे बड़े असेट्स में से एक है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जवान पॉपुलेशन है, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में मददगार हो सकती है। लेकिन इस पोटेंशियल को रियलिटी में तभी बदला जा सकता है जब एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में ठीक से इन्वेस्टमेंट किया जाए। आज के वक्त में स्किल इंडिया मिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जैसे इनिशिएटिव्स इस गैप को फिल करने में लगे हुए हैं, जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का फासला कम करने का लक्ष्य रखते हैं। ये प्रोग्राम्स यूथ को सिर्फ एकेडमिक ज्ञान नहीं, बल्कि उन्हें मार्केट ओरिएंटेशन स्किल्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जो आज की इकोनॉमी में जरूरी रोल प्ले करता है। फैक्ट्स: भारत में 45,000 से अधिक कॉलेजेस हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े हायर एजुकेशन सिस्टम्स में से एक। हमारे पास इतना बड़ा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है कि यूथ को मॉडर्न स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। इस गैप को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्किल इंडिया मिशन कवर करने की कोशिश करें। प्रूफ्स को एग्जामिन करें तो आजकल कोडिंग, एआई एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे एरियाज में भरपूर इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स ने लाखों लोगों को वोकेशनल स्किल्स में ट्रेनिंग दी है। इसी के साथ ही भारत एआई और कोडिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में भी अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहा है, जिससे यूथ को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने में भी तैयारी की मदद होगी। एआई एजुकेशन और स्किल बेस्ड लर्निंग को अब स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे आने वाले कल की इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स डेवलप किए जा सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये मेजर फोकस है कि स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ रियल वर्ल्ड स्किल्स भी एक्वायर करें। फ्यूचर डेवलपमेंट: भारत का फ्यूचर ग्रोथ स्टेम एजुकेशन, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और वोकेशनल स्किल्स पर काफी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे स्किल इंडिया, NEP 2020 और अटल इनोवेशन मिशन ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ना सिर्फ ट्रेडिशनल एकेडमिक लर्निंग, बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स में भी सीखने की मदद मिले। इससे भारत अपनी यंग वर्कफोर्स को ग्लोबल टैलेंट मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव बना रहा है, ताकि यूथ ग्लोबल लेवल पर एम्प्लॉयबिलिटी और इनोवेशन के लिए रेडी हो सके। आगे जाके एआई, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने में मदद करें। पॉइंट 8, हेल्थ केयर सेक्टर ग्रोथ। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर पिछले कुछ सालों में तेजी से ग्रो कर रहा है। ये ग्रोथ सिर्फ पब्लिक इनिशिएटिव्स तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ने भी इस सेक्टर को बूस्ट कर दिया है। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन, अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टूरिज्म के राइज ने भारत को ग्लोबल हेल्थ केयर का हब बनाने में भी मदद की है। करंट ग्रोथ एंड पोटेंशियल। इस टॉपिक को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पॉइंट ए, हेल्थ केयर एंड मार्केट साइज। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर 2025 तक $650 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट करता है। कंसिडरिंग द रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ, ये एक मैसिव जंप है। ये ग्रोथ सिर्फ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस भी इसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पॉइंट बी, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ने मिलकर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर फोकस किया है। गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स करोड़ों अनप्रिविलेज्ड लोगों को हेल्थ केयर एक्सेस दिया है। आयुष्मान भारत का मिशन ये है कि सिटीजन्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर का बेनिफिट मिल सके, जो कि भारत के लार्ज पॉपुलेशन बेस के लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इन स्कीम्स ने लाखों लोगों को हेल्थ केयर बेनिफिट दिया है, जो अदरवाइज इसे एक्सेस नहीं कर पाते थे। पॉइंट सी, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट।
प्राइवेट कंपनीज ने भी हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और ये इन्वेस्टमेंट नए हॉस्पिटल्स, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स और फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर फोकस्ड है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीमेडिसिन ने रूरल एरिया में भी हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने में मदद की है। पॉइंट 2, प्रूफ ऑफ सक्सेस। इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में विभाजित करें। पॉइंट 1, आयुष्मान भारत स्कीम। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। इसका मेन फोकस है कि रूरल और फाइनेंशियल वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाए, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स दोनों इंप्रूव हो सके। इस स्कीम्स के थ्रू मिलियन ऑफ बेनिफिशरीज को हेल्थ ट्रीटमेंट मिला है, जिससे भारत का हेल्थ इंडेक्स सुधर रहा है। पॉइंट बी, टेलीमेडिसिन का रोल। टेलीमेडिसिन एक ऐसे टूल के रूप में उभर कर आया है जिससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच का डिस्टेंस खत्म हो रहा है। कोविड-19 के बाद टेलीमेडिसिन सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हुई है क्योंकि लोग वर्चुअल कंसल्टेशंस को प्रेफर करने लगे हैं। ये डेवलपमेंट रूरल और रिमोट एरियाज के लोगों के लिए ब्लेसिंग है, जहां क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस अब तक लिमिटेड था। पॉइंट्स, मेडिकल टूरिज्म। भारत मेडिकल टूरिज्म का एक मेजर ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल हजारों इंटरनेशनल पेशेंट्स भारत आते हैं ताकि यहाँ अपनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज और ट्रीटमेंट करवा सकें, जो कि डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ अफोर्डेबल है। अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस एंड मेदांता जैसे कई और बड़े हॉस्पिटल्स ने इस ग्रोथ को बूस्ट किया है, जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है। पॉइंट, सिमिलर टू द अबव, हम इस टॉपिक को भी 3 पॉइंट्स में विभाजित करें। पॉइंट ए, एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स। आने वाले सालों में भारत का हेल्थ केयर सेक्टर बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और क्लिनिकल रिसर्च में नए ब्रेक थ्रूज देखेंगे। भारत दुनिया का एक मेजर फार्मास्यूटिकल हब बन चुका है और यहाँ बनने वाले जेनरिक मेडिसिन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पॉइंट, टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ केयर और AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स जैसे इनोवेशन से हेल्थ केयर डिलीवरी और भी एफिशिएंट होने वाली है। भारत का हेल्थ केयर इकोसिस्टम नए हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है, जो कि नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। पॉइंट्स, मेडिकल टूरिज्म का फ्यूचर में मेडिकल टूरिज्म काफी एक्सपांड होने वाला है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जैसे कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए लोग भारत आए। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे इंटरनेशनल पेशेंट्स को यहाँ आना और कन्वीनियंट बन सके। इन सारे टॉपिक्स से हमको ये पता चलता है कि हेल्थ केयर का फ्यूचर भारत में काफी प्रॉमिसिंग है। गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स और प्राइवेट सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में टेलीमेडिसिन, बायोटेक और फार्मास्यूटिकल्स के एडवांसमेंट भारत को एक ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर बनाने में मदद करेंगे। पॉइंट 9, एनर्जी सेक्टर इनोवेशंस। भारत का एनर्जी सेक्टर आज के दिन में सस्टेनेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर रोल। भारत ने क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को इंक्रीज करने के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। इनका मेन फोकस ये है कि फ्यूचर में एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल सोर्सेज से पूरा किया जा सके। करंट स्टेटस को एग्जामिन करें तो कंसिडरिंग टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन, भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के इस ग्रोथ को सोलर एनर्जी, विंड फार्म्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ने एक्सेलरेट किया है। भारत का एनर्जी मिक्स, जो पहले ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट था, अब रैपिडली क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर में मेजर ब्रेक थ्रूज गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से आए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशंस ने इंडिया को सोलर एनर्जी के सेक्टर में एक लीडर बनाने में मदद की है। ISA का मिशन अक्रॉस द वर्ल्ड सोलर एनर्जी के एडॉप्शन को बढ़ावा देना है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है। सोलर पार्क का एस्टेब्लिशमेंट भारत में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे मेगा सोलर प्रोजेक्ट जैसे गुजरात का चारण का सोलर पार्क और राजस्थान का बादला सोलर पार्क
दुनिया के लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स में गिना जाता है। ये प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली इंडिया की एनर्जी नीड्स पूरी कर रहे हैं, बल्कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में भी मदद कर रहे हैं। प्रूफ्स को अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी भारत के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का अब एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है। 2023 तक भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 175 गीगावाट का माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सोलर और विंड पावर का है। भारत ने अपने एनर्जी पॉलिसीज पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन किए हैं और ये इंश्योर किया है कि 2030 तक 40% एनर्जी नीड्स क्लीन सोर्स से पूरी की जाए। सोलर एनर्जी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। भारत का फोकस लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स के अलावा DRE दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पर भी है, जो रूरल और रिमोट एरियाज को भी क्लीन एनर्जी एक्सेस देने में मदद कर रहा है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये बताते हैं भारत का टारगेट 2030 तक अपनी 50% एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही पूरी की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने मेगा प्लान्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें सोलर एनर्जी, ऑफशोर विंड फार्म्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स को बूस्ट दिया जा रहा है। विंड एनर्जी भी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स का एक हिस्सा बनने वाला है। कोस्टल स्टेट्स जैसे गुजरात और तमिलनाडु विंड फार्म्स एस्टैब्लिश करने में टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं और ऑफशोर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसी तरह फ्यूचर में भारत ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है। ये नए इनोवेशंस भारत को लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में मदद देंगे और क्लीन एनर्जी में नए डायमेंशंस ऐड करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए भारत का एनर्जी सेक्टर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजर रोल। क्लीन एनर्जी सोर्स में इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के थ्रू भारत दुनिया के लीडिंग क्लीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक बनने के लिए रेडी है। 2030 के एम्बिशियस टारगेट्स और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस से भारत की एनर्जी फ्यूचर काफी ब्राइट है। पॉइंट है ट्रेड पॉलिसीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। रिसेंट डेवलपमेंट्स के तहत भारत ने काफी ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनल किए हैं, जिसमें RCEP दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ कनेक्शंस बढ़ाना शामिल। इन पार्टनरशिप्स और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए भारत अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज कर रहा है, जो आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल रहेगा। स्टैटिक्स के हिसाब से भारत का ट्रेड वॉल्यूम रैपिडली ग्रो कर रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक भारत का टोटल ट्रेड वॉल्यूम $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अभी के टाइम में भारत के ग्लोबल सप्लाई टाई-अप्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो इंश्योर करते हैं कि भारत की पोजीशन ग्लोबल ट्रेड में रेजिलिएंट हो। स्पेशली कोविड-19 के बाद के रिकवरी फेज में इंडिया ने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाइड करने पर फोकस किया है, ताकि इकोनॉमिक शॉक के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। भारत ने अपने एशिया पैसिफिक रीजन के साथ ट्रेड को एक्सपांड करने का एम रखा है, लेकिन कुछ पॉलिसी कंसर्न्स की वजह से भारत इस एग्रीमेंट का फुल मेंबर नहीं बन पाया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज CEPA के जरिए भारत का फोकस सप्लाई चेन रेजिलियंस पर है। ये कोलैबोरेशन भारत के IT, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। भारत का ट्रेड पॉलिसी लैंडस्केप अब ज्यादा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर शिफ्ट हो रहा है। रीसेंट डील्स जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से भारत के फार्मा, IT सर्विसेज और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एग्रीमेंट्स भारत को ग्लोबल मार्केट के लिए एक प्रेफर्ड ट्रेडिंग पार्टनर बनाने में मदद कर रहे हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज को देखें तो FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो भी भारत की ट्रेड पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। विद मोर ग्लोबल इन्वेस्टर्स फोकसिंग ऑन इंडियन मार्केट, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स,
इंडिया के ट्रेड वॉल्यूम एंड ग्रोथ चांसेस काफी प्रॉमिसिंग दिखाते हैं। भारत की स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनने का मेन एम ये है कि ये रेजिलियंस और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे सके, क्योंकि भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वास्ट मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल्स ने भारत को ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम में एक क्रूशियल प्लेयर बनाया है। इन सारे पॉइंट्स से यही साबित होता है आने वाले सालों में भारत का ट्रेड फ्रेमवर्क और भी ज्यादा रोबस्ट और ग्लोबली इंटीग्रेटेड होने वाला है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स यही इंश्योर करते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट्स इन फार्मा, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल्स ग्लोबल मार्केट्स में और ज्यादा एक्सपोजर और डिमांड पाए। तो ये थे भारत के कुछ स्ट्रेटेजिक और फ्यूचर डेवलपमेंट स्टेप्स, जिसे अगर हम समराइज करें तो ये डिस्क्राइब होता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी बहुत ही रिमार्केबल है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन से लेकर रूरल डेवलपमेंट तक और फाइनेंशियल इंक्लूजन से एनर्जी इनोवेशन तक देश का फ्यूचर काफी पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज से भरा है। अब समय है सोचने का कि इंडिया कैसे अपने ग्रोथ पाथ को मेंटेन कर सकता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या मतलब रखता है। भारत का फोकस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी और इंक्लूजन ग्रोथ पर है, जो ग्लोबल मार्केट में उसकी पोजीशन को और मजबूत करे। इस तरह की ग्रोथ से देश के डेवलपमेंट और दुनिया के साथ कनेक्शंस मजबूत होंगे, जो सबके लिए फायदेमंद हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिल सके जो दुनिया के सबसे डायनामिक इकोनॉमीज और बिजनेसेस को आसान शब्दों में समझाते हैं। थैंक यू।